A very good morning to all my dear students of second year geography of Government College, बूंदी। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सबके साथ आपके सिलेबस के पेपर नंबर 1 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी या मानव एवं आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रही हूँ। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने भूगोलवेत्ता जीन ब्रूंश के द्वारा मानव भूगोल में जो योगदान किया गया और उन्होंने जिस तरीके से मानव भूगोल के तथ्यों की विवेचना की और मूल तथ्य बताए, हमने उनका अध्ययन किया था। हमारे आज के ई वीडियो में हम ई हंटिंगटन ने जो ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स बताए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के मूल तथ्य। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों की विवेचना की है। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों का 2 भागों में प्रमुख विभाजन किया है। ये 2 भाग हैं, भौतिक या प्राकृतिक दशाएं और दूसरा मानवीय दशाएं। अपने वर्गीकरण में हंटिंगटन ने 3 बातों पर विशेष बल दिया है: प्राकृतिक अथवा भौतिक दशाएं, फिर जीवन के स्वरूप और तीसरा जो प्रमुख पॉइंट ऑफ स्टडी या एलिमेंट उन्होंने दिया है वह है मानवीय अभिव्यंजना या ह्यूमन रिस्पॉन्सेस। उनका जो पहला पॉइंट है भौतिक दशाएं या फिजिकल कंडीशंस, या जिन्हें हम प्राकृतिक दशाएं भी कह सकते हैं। प्रकृति एवं मानव एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं मानव के इन अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है और उनको स्पष्ट करने के और व्याख्या करने की कोशिश करता है। तो प्रकृति और मानव के मध्य जो प्रमुख फिजिकल कंडीशंस हैं उनको हंटिंगटन ने 5 मेजर पॉइंट्स में विभाजित किया है। तो उनके हिसाब से पहली फिजिकल कंडीशन है पृथ्वी को ग्लोब के रूप में अध्ययन करना या पृथ्वी पर किसी क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना। हंटिंगटन का स्थिति से अभिप्राय है कि हम पृथ्वी को एक ग्रह मानकर उस पर जो विभिन्न भौतिक कंडीशंस डेवलप होती हैं उनका अध्ययन करें। किसी स्थान की स्थिति का बहुत महत्व है क्योंकि वो कहते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में तीसरा ग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसका गोलाकार रूप है और वह सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाती है। तो किसी स्थान की स्थिति इस ग्लोब पर कहाँ है वह डिपेंड करता है उस स्थिति के द्वारा उस क्षेत्र की जलवायु निर्धारित होती है। पृथ्वी मनुष्य का निवास स्थान है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार इस पर निरंतर परिवर्तन करता रहता है। पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है क्योंकि पृथ्वी जो रोटेशन और रेवोल्यूशन की अपनी दोनों गतियां हैं उनके द्वारा ऋतुएं, दिन रात, इन सब का निर्माण होता है और ये ऋतुएं और दिन और रात की लंबाई और तापमान का वितरण किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है।
पृथ्वी स्वयं भी एक संसाधन है और मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप, क्योंकि पृथ्वी हमें मृदा प्रोवाइड करती है, पृथ्वी हमें खनिज प्रोवाइड करती है, तो पृथ्वी स्वयं एक संसाधन के रूप में भी है। और इन अंतर संबंधों में मानव जब पृथ्वी द्वारा प्रदत्त किए गए संसाधनों का उपयोग करता है तो वो अपने प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन लाता है। सेकंड फैक्टर जो उन्होंने माना वह था भूमि की बनावट। इससे हंटिंगटन का अभिप्राय स्थल स्वरूप से है, जिसे उन्होंने 3 भागों में बांटा है: महाद्वीप एवं महासागर, पर्वत, पठार और मैदान तथा छोटे स्थल स्वरूप। धरातल की रचना उस क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, मृदा, खनिज, मानव व्यवसाय को प्रभावित करती है। समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका जीवन मरुस्थलीय या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों से भिन्न होता है। अगर हम मानव सभ्यता का विकास देखें तो मानव सभ्यता का विकास शुरू में नदी घाटियों में ही हुआ है, क्योंकि ये स्थान जलवायु के अनुसार अनुकूल तो थे ही, ये स्थल रूप जो मैदानी क्षेत्र थे उन मैदानों पर खेती करना, सिंचाई करना, यातायात के साधनों का विकास करना और अधिवासों का निर्माण करना आसान भी था और सुलभ भी था। इसलिए सर्वाधिक अधिवास मैदानी भागों में ही पाए जाते हैं। तीसरा जो फिजिकल फैक्टर उन्होंने लिया वह था जलाशय या जलराशियाँ। हम जानते हैं कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप, विकास तथा मानव के जीवित रहने के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। पृथ्वी के 70% से ज़्यादा भाग पर जल का वितरण है, जिसे कि हम सागर, महासागर, नदियों, झीलों के रूप में देखते हैं। इनका प्रभाव मानव और उसकी गतिविधियों पर पड़ता है, क्योंकि वनस्पति का विकास भी वनस्पति का विकास भी उस क्षेत्र की जल उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि भी उस क्षेत्र की जल उपलब्धता पर निर्भर करती है और कई जो उद्योग हैं उनको भी जल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जलाशय एवं जलराशियाँ एक प्रमुख भौतिक दशा है जो मानव क्रियाकलाप को अफेक्ट करती हैं। जो चौथा फैक्टर हंटिंगटन ने लिया वह था मृदा एवं खनिज। मानवीय विकास क्रम में मृदा का महत्वपूर्ण स्थान है। मृदा मानव के लिए और उसके विकास के लिए एक मूल आधार है, क्योंकि इस मृदा से ही सभी खाद्यान्न और फसलों का उत्पादन होता है और कृषि की उत्पादकता उस क्षेत्र की मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। सिर्फ मृदा की उर्वरता ही नहीं, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों पर भी उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं वहाँ की सभ्यता तेल उपलब्धता या पेट्रोलियम के जो भंडार थे उनके कारण डेवलप हुई है। खनिज पदार्थ विषम जलवायु परिस्थितियों में भी मानव निवास को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पर कूलगाडी और कालगुडली की खानों के द्वारा देख सकते हैं। तो मृदा और खनिज के अलावा जो फिफ्थ मेजर फैक्टर है भौतिक दशाएं जो मानव को प्रभावित करती हैं वह है जलवायु या क्लाइमेट। प्राकृतिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्लाइमेट माना गया है। विश्व में मानव निवास हेतु भौगोलिक परिस्थितियों में जलवायु निर्णायक कारण है
और हम देख सकते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में और टुंड्रा आर्कटिक के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर विरल आबादी पाई जाती है। हंटिंगटन ने मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में जलवायु को सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। जलवायु का वनस्पतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं कि जैसी जलवायु वैसे वनस्पति, तो जलवायु वनस्पति की ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट डालती है। तो ये थी प्रमुख भौतिक दशाएं जो कि हंटिंगटन ने बताई। जो सेकंड फैक्टर हंटिंगटन ने माना वह था जीवन के स्वरूप। जीवन के स्वरूप में या लाइफ फॉर्म्स में हंटिंगटन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: पौधे अथवा प्लांट्स, पशु अथवा एनिमल्स, तीसरा मनुष्य या मानव या मैन। मानव जीवन में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। पौधों में विभिन्न प्रकार के पेड़, अनाज, घासें आदि सम्मिलित की जाती हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की वनस्पति का निर्धारण करती है और हम देखते हैं कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के अन्न और खाद्यान्न उत्पादित होते हैं। पौधों की भांति ही पशुओं का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मानव ने पशुओं को पालतू बनाकर उनसे खेत जोतना, यातायात के साधन के रूप में उनका प्रयोग प्रारंभ किया और फिर बाद में हम विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, मांस के लिए मनुष्य पर निर्भर रहे हैं। तीसरा जो लाइफ फॉर्म हंटिंगटन ने इम्पॉर्टेंट माना वह था मानव स्वयं या मनुष्य या मैन। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव ही है। प्रकृति में जितना भी विकास या उन्नति हमें देखने को मिलती है, सांस्कृतिक उन्नति को हम कह सकते हैं, सामाजिक उन्नति हम कह सकते हैं, या कल्चरल डेवलपमेंट, वह मानव की बुद्धि और कार्यकुशलता का ही परिणाम है। मानव प्राकृतिक वातावरण में रहकर निरंतर अपने जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है और इसीलिए डेविस ने उसे एक भौगोलिक कारक के रूप में स्वीकार किया और कहा कि मैन इज़ अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। हंटिंगटन ने मानवीय आवश्यकताओं और कार्यों को 4 प्रमुख प्रकारों में बांटा: मानव की प्राथमिक या प्रधान आवश्यकताएं, फिर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए विभिन्न व्यवसाय, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तथा सांस्कृतिक डेवलपमेंट, एंड देन मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं जो उसके सांस्कृतिक योगदान में, विकास में योगदान देती हैं। और इन जो मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार मानव ने जो कार्य किए, जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज मानव की रही, उसे हंटिंगटन ने मानवीय अभिव्यंजना या ह्यूमन रिस्पॉन्सेज नाम दिया। प्रारंभिक आवश्यकताओं को उन्होंने अनिवार्यताएं भी कहा या मटीरियल नीड्स कहा। इन आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, जल आदि को सम्मिलित किया गया। आधारभूत व्यवसाय या फंडामेंटल ऑक्यूपेशंस में वे सभी साधन सम्मिलित होते हैं जो प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए, जैसे शिकार, फल एकत्रीकरण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना और खदानें खोदकर खनिजों को निकालना। कार्यकुशलता या एफिशिएंसी के अंतर्गत इन आधारभूत व्यवसायों के जो एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए फैक्टर्स इंक्लूड किए गए, जैसे कि स्वास्थ्य और कल्चरल फैक्टर्स, इनको सम्मिलित किया गया।
मानव की हायर नीड्स या उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत मनोरंजन, राजनैतिक संगठन, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्म, कला, साहित्य आदि को लिया जाता है। मानव इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तभी प्रयत्नशील होता है जब उसकी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। मानव अपने आप को अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शिक्षा, विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि क्षेत्रों में प्रगति करता रहा है और भौतिक परिस्थितियों के सहयोग से सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता रहा है। मानव अभिव्यंजना से अभिप्राय है कि मनुष्य जब प्राकृतिक दशाओं में रहता है तो अपने जीवन के अंतर्गत कुछ मूलभूत आवश्यकताएं की उसे पूर्ति करनी पड़ती है। ये मटीरियल नीड्स हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल मानव द्वारा अपनाए गए विभिन्न क्रियाकलाप मानव अभिव्यंजना के अंतर्गत आते हैं। हालांकि मानव इन क्रियाकलापों के चयन में पूर्णतः स्वतंत्र है, जिन्हें वह अपने विवेक, अपने बुद्धि कौशल के अनुसार चयनित करता है। किंतु हम ये जानते हैं कि अनुकूल दशाओं में जब व्यवसाय चयन किया जाता है तो उस कार्य को करने में सुगमता रहती है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में वह कार्य करना अनेक कठिनाइयों का सामना भी उसे करना पड़ता है। ये जो डायग्राम है, इस टेबल में हंटिंगटन ने 4 में डिवाइड किया है और यहाँ पे उन्होंने भौतिक दशाएं बताई हैं कि ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति, फिर भूमि की बनावट, फिर जलाशय, मृदाएं एवं खनिज और जलवायु। सेकंड पार्ट में उन्होंने जीवन के फॉर्म्स को लिया है, वनस्पति, जीव जंतु और बीच में ये मानव भौतिक दशाओं और अन्य जीवों के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके वो जो मानव प्रतिक्रियाएं होती हैं, मानवीय अभिव्यंजनाएं होती हैं, उसमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर उसके लिए मुख्य व्यवसाय, फिर कार्यकुशलता के डेवलपमेंट और अन्य उच्चतर आवश्यकताएं। इस तरीके से जब ये कार्य वो करता है तो फिर उसके सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो इस डायग्राम में इन्होंने इस टेबल के द्वारा हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को परिभाषित किया है। अनिवार्यताओं में जो मानव ने अनिवार्यताएं ली हैं, उन अनिवार्यताओं में उन्होंने प्रमुखतः जो भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के साधनों को इंक्लूड किया है। फिर आधारभूत व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खान खोदना या खनिज और अन्य उद्योग धंधों या निर्माण उद्योगों को इंक्लूड किया गया है। फिर जब कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए मानव ने व्यापार एवं वाणिज्य का विकास किया, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया और सांस्कृतिक प्रेरणा के द्वारा शिक्षा का विकास हुआ और उसकी उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत मनोरंजन या आमोद प्रमोद, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म और कला साहित्य को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको दिखाने के लिए 3 बेसिक फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। फिजिकल कंडीशंस या भौतिक दशाएं, जीवन के भेद और फिर मानवीय प्रतिक्रियाएं। तो ये है
हंटिंगटन द्वारा जो मानवीय अभिव्यंजनाएं बताई गई और किस तरीके से प्राकृतिक या भौतिक कंडीशंस और जीवन के रूपों से मानव इंटरैक्ट करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है अपने अनुकूलन और रूपांतरण के द्वारा। मानवीय अभिव्यंजना या मानव की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्राकृतिक दशाओं से भी प्रभावित होती हैं और मानव अपनी बुद्धि और कौशल से प्राकृतिक दशाओं को भी परिवर्तित करता है। तो ये थे हंटिंगटन द्वारा ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स। इसके लिए जो आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं वह है मानव एवं आर्थिक भूगोल, डॉक्टर R.K. गूजर और डॉक्टर B.C. जाट की बुक है ये और पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा पब्लिश की हुई है। आपका आज की असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं। हंटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। यह एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे आपको 20 शब्दों के अंदर जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन, एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आप 250 से 500 शब्दों में आंसर कर सकते हैं। तो आज हमने मानव भूगोल में हंटिंगटन द्वारा दिए गए मूल तथ्यों का अध्ययन किया है और हमारे अगले वीडियो में हम आपके सिलेबस का 2nd यूनिट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।